दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वीडियो में भाषा के चरण और अवस्थाओं के बारे में और भाषा के विकास के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले भाषा बालक की जो प्रथम जो ध्वनि मानी जाती है वो होती है जैसे क्रंद करना या रोना। ये बालक की प्रथम ध्वनि या प्रथम भाषा मानी जाती है। जन्म के 50 शिशु है वो सहज क्रियाओं के रूप में क्रंद रोना उस प्रकार की जो अपनी भाषा है वो मानता है। और इस प्रकार बालक की जो प्रथम भाषा है वो रोना या क्रंद माना जाता है। दूसरी है बबलाना, कोई करना। ये 3 से 9 माह तक की अवस्था में होता है, जिसमें जैसे दा आ बा इस प्रकार के बालक हैं वो जो अपनी भाषा का अपने शब्दों को बोलने का प्रयास करते हैं। और ये बालक में एक प्रकार के लिए खेल है और ये संतुष्टि और आनंद की अनुभूति करवाता है। तीसरी है अंग विक्षेप या हाव भाव। इसमें क्या होता है कि बालक है अपने भाव में विचारों को अव्यक्त करता है। हाव भाव के द्वारा अपने विचारों को वो क्या करता है, व्यक्त करता है। और ये बालक की कौन सी अवस्था हो गई, ये बालक की भाषा का जो चरण जो अवस्था है वो तीसरी अवस्था मानी। उसके अनुसार उसके बाद में सैम्स और लिप्सिट के अनुसार बालक में शब्दकोश का निर्माण कैसे होता है। तो इनके अनुसार शब्दकोश जन्म के समय 0 शब्द होते हैं। 18 माह या 1.5 वर्ष तक 10 शब्द, 2 वर्ष तक होते हैं 272, 2.5 वर्ष तक 450, 3 वर्ष तक 1000, 3.5 वर्ष तक 1250, 4 वर्ष तक 1900, 5 वर्ष तक 2100 और 10 वर्ष तक लगभग 5000 शब्दों का वह भंडार शब्दकोश उसके बालक के हो जाते हैं। मतलब 10 वर्ष तक का बालक होता है वो लगभग 5000 शब्द बोलना शुरू कर देता है। तो ये भाषा के कुछ अवस्थाएं थी, चरण थे, जिसमें क्रंद करना, रोना, बलबलाना और अंग विक्षेप या हाव भाव। अब है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो है भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की। और हर बार रीट हो या कोई एग्जाम हो, कंपटीशन टीचर से संबंधित, उसमें हर बार इससे एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको अच्छी तरीके से याद करना है। तो भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की के अनुसार, और इनका माना कि भाषा विकास की जो भाषा है वो विकास की जन्मजात योग्यता होती है। भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता, जिस प्रकार शरीर का विकास होता है उसी प्रकार भाषा का विकास होता है। और वे जिस किसी भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीखते हैं। मतलब बालक जो भी भाषा उसको जन्म से वो सिखाई जाती है तो उस भाषा का व्याकरण है वो बड़ी सरलता से वो सीख जाते हैं। उसी प्रकार भाषा सीखने के 2 नियम भी बताएं, तो वो नियम कौन कौन से हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो भाषा सीखने के 2 नियम, और भाषा सीखने के 2 नियम हैं। पहला नियम सतही संरचना का नियम। सतही संरचना के नियम का मतलब है जिसमें साधारण सी भाषा का ज्ञान होता है, जिसमें बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि होता है। गहरी संरचना, गहरी संरचना का नियम भाषा का ज्ञान गहराई से प्राप्त किया जाता है। भाषा का जो ज्ञान है वो गहराई से प्राप्त किया जाता है। नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, और जिसे भाषा अर्जन तंत्र के नाम से, मतलब भाषा को ग्रहण करने की जो जन्मजात प्रवृत्ति है उसे ही भाषा अर्जन तंत्र भी कहा जाता है। और इसी सिद्धांत को जनरेटिव ग्रामर थ्योरी कहा जाता है। इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं, इसी सिद्धांत को जनरेटिव ग्रामर थ्योरी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण अपने आप सीख जाता है, इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, इसलिए इसे जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये भाषा विकास संबंधित कुछ नोम चॉम्स्की के सिद्धांत थे। तो हर बार कुछ न कुछ इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में है बालक का नैतिक विकास। और बालक के नैतिक विकास कॉलरबर्ग के द्वारा दिया गया है कि बालक का नैतिक विकास क्या होता है। बालक का नैतिक विकास समाज की नैतिक संहिता के अनुसार व्यवहार करना क्या कहलाता है, नैतिक विकास कहलाता है। ये किससे बना है, ये मोल शब्द लैटिन भाषा के मोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यवहार, विधियाँ, रिवाज और लोक विधियाँ। इस प्रकार की इनका क्या होता है, अर्थ होता है। लॉरेंस कॉलरबर्ग जो प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस अवस्था में अलग अलग भागों में बांटा है कि कौन कौन सी अवस्था में क्या क्या। सबसे पहले पूर्व नैतिक अवस्था, सबसे पहले आती है पूर्व नैतिक अवस्था, और ये अवस्था है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक से किसी भी प्रकार की नैतिकता की अपेक्षा नहीं की जाती। इसमें बालक को ये पता नहीं होता क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, क्या गलत है, क्या सही, इस प्रकार, और ना ही वो अपनी इच्छाएं, भावनाएं और संवेगों पर नियंत्रण करता है, वो भी नियंत्रण नहीं कर पाता। इसलिए ये अवस्था है, इसमें बालक से नैतिकता की कोई अपेक्षा नहीं की जाती। दूसरा है
स्व केंद्रित अवस्था जो 3 से लेकर 6 वर्ष तक मानी जाती है। और इस अवस्था में बालक अपनी व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं होती है इच्छा पूर्ति के चारों ओर ही केंद्र, मतलब अपने आप से वो स्व केंद्रित रखता है और इसलिए वही नैतिक है जो उसे स्वयं से जुड़ा हो, मतलब अपने आप से जो लगाव होता है वही उसके लिए क्या है, नैतिक है। तीसरी अवस्था है परंपराओं को धारण करने की अवस्था और इसकी अवस्था 7 वर्ष से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक। और इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता है तथा समाज के बनाए नियमों, परंपराओं और मूल्यों को धारण करने से संबंधित नैतिक गुणों का विकास करता है और इस अवस्था में चरित्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। चौथा है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था और ये जो है 13 से 18 वर्ष तक मानी जाती है या किशोरावस्था तक मानी जाती है। और इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बालक है वो सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास की ऊंचाइयों को छूने लगता है, मतलब शरीर का पूर्ण विकास और किशोर अवस्था आ जाती है। वह अपने व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व संबंधी गुणों को स्वयं ही आलोचना करता है। पूर्णता की इच्छा के कारण वह स्वयं असंतुष्ट रहता है। नैतिकता को अपना आदर्श मानने की बात उसे समाज की वास्तविक और व्यवहारिकता से काफ़ी दूर ले जाती है। तो इस प्रकार की अवस्था इसमें। और लास्ट इसकी है 5वीं इसकी अवस्था है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था और इसमें 18 वर्ष से लेकर और प्रौढ़ अवस्था तक ये क्या चलती है, ये अवस्था चलती रहती है। 18 वर्ष के बाद की अवस्था है और इस अवस्था में क्या होता है, इसमें नैतिकता का विकास है वो चरम अवस्था है, मतलब ये जो अवस्था है वो नैतिकता के विकास की चरम अवस्था है। और इसमें जो व्यक्ति है वो अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता है और उसे अच्छी तरह से सोच समझ कर किस प्रकार का व्यवहार करना है ये वो आचरण करना शुरू कर देता है। प्रत्येक कार्य नैतिक मूल्यों के दायरे में रहकर करता है। जो कौन सी अवस्था है वह आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। इसके बाद में जो अमेरिकन जो मनोवैज्ञान कोलबर्ग हुए थे उसका जन्म 1927 और 1987 में उन्होंने 1958 में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसका प्रतिपादन किया था। इसलिए इस विकास के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उसने नैतिकता की 11 कहानियाँ ली थी और उन कहानियों को बच्चों को सुनाकर नैतिकता के स्तर को मापने का उसने क्या किया था, कार्य किया था। और इन सब में जो सबसे प्रसिद्ध जो कहानी थी वो हिंज की जो कहानियाँ थी वो सबसे प्रसिद्ध कहानी थी उसकी। और उन्होंने लगातार 20 वर्ष तक बच्चों के साथ साक्षात्कार कर उन कहानियों को सुनाकर उनसे वो प्रश्न पूछना, इस निर्णय निकाला कि यह नैतिकता का विकास का सिद्धांत है। मतलब नैतिकता के विकास को सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहानियों का सहारा लिया। अब उसके बाद में इस सिद्धांत जो नैतिकता का सिद्धांत है उसको बताने के लिए उसने कुल 6 अवस्थाएं बताई थी और उन 6 अवस्थाओं को उन्होंने कितने स्तर में बांटा था, उनको 3 स्तरों में 6 अवस्थाएं थी और 6 अवस्थाओं को उन्होंने उसको कितने स्तर पर बांट लिया, 3 स्तर पर बांटा है। 6 अवस्थाएं और उनको 3 स्तरों में बांटा। पहली है प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूरा प्रारंभिक और पूरा परंपरागत अवस्था भी इसको कहा जाता है। और इसकी जो आयु होती है वो शेषावस्था 4 से 10 वर्ष के बीच में होती है। और इस स्टेज में, इस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, क्योंकि अभाव इसलिए होता है कि बालक का नैतिक विकास प्रारंभ होता है, इसलिए अभाव होता है। और इसमें बालक वही करता है जो परिवार के सदस्य जो नैतिकता की बातें सिखाता है वो उनसे सीखता है। और इसके कारण बालक में तर्क और चिंतन का आधार भारी घटनाएं होती है। और इस स्तर पे उसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, एक तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था और दूसरी होती है अहंकार की अवस्था या साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता की ये अवस्थाएं होती हैं। उसके बाद में दूसरी है कन्वेंशनल स्टेज, प्रारंभिक और परंपरागत अवस्था। यह बाल्य अवस्था या 10 वर्ष से 13 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है और इसमें सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। इस अवस्था में सर्वाधिक नैतिक विकास होता है और इस अवस्था में बालक अपने समाज, धर्म, राष्ट्र और संस्कृति के आधार पर इनके द्वारा बताए गए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। फिर इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया। एक प्रशंसा की अवस्था जिसमें उत्तम लड़का अच्छी लड़की की अवस्था कहा जाता है। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था कि बालक समाज द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं को, नियमों के प्रति सम्मान रखना शुरू कर देता है। और तीसरी अवस्था है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पश्च उत्तर प्रारंभिक अवस्थाएं। और ये अवस्थाएं वो किशोर अवस्था से 13 वर्ष के बाद में होती है और इस अवस्था में नैतिक का विकास है वो लगभग पूर्ण हो जाता है। और इस अवस्था में बालक है वो नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। उसके बाद बालक स्वयं नैतिक मूल्यों का निर्धारण करता है। इस अवस्था में भी
इस अवस्था को भी दो अवस्था में फिर बांटा गया है। वो एक है सामाजिक समझौते की अवस्था, बालक को कई परिस्थितियों में समाज से समझौता करना पड़ता है, और दूसरी है विवेक की अवस्था। इस अवस्था में बालक स्वयं के निर्णय से विवेक से लेता है। इस प्रकार कोलरबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास के सिद्धांत की कुल 6 अवस्थाएं थी, उनको 3 स्तरों में बांटा था, और प्रत्येक स्तर में उसने दो अवस्थाओं को रखा था, जिसमें पहली प्रीक्वेंशन स्टेज, पूर्व प्रारंभिक अवस्था, और पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसको 4 से 10 वर्ष तक की आयु तक माना जाता है, और उसमें 2 अवस्थाएं थी, एक तो आज्ञा दंड और दूसरी अहंकार और साधनात्मक। उसी प्रकार दूसरी कन्वेंशन स्टेज थी, उसकी अवस्था बाल्यावस्था या 10 से 13 वर्ष तक मानी जाती थी। नैतिकता का सर्वाधिक विकास इस अवस्था में होता है। फिर इसको 2 अवस्था में बांटा है, एक तो प्रशंसा की अवस्था और एक सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, और तीसरी है पोस्ट कन्वेंशन स्टेज और उत्तर परंपरागत पारंपरिक अवस्था। और इस अवस्था में नैतिक विकास का जो विकास है वो लगभग पूर्ण हो जाता है। ये अवस्था 13 वर्ष के बाद की अवस्था मानी जाती है, और फिर इसको 2 अवस्था में बांटा गया है, सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था। तो इस प्रकार ये कोलरबर्ग का बालक का नैतिक विकास का सिद्धांत था। और भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की। हर बार इन दोनों टॉपिक सिद्धांतों में से कुछ न कुछ प्रश्न, हर बार 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।